जीवन चलने का नाम। मम्मी चाय। सीमा ने निशा को चाय देते हुए उस ट्रे उसके पास रखी। उन्होंने कहा, राज आ गया? हाँ, अभी आए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। सीमा ड्राइंग रूम में आकर राज के साथ बैठकर चाय पीने लगी। राज ने सीमा को बताया, परसों बीना आंटी आ रही हैं, उनका फ़ोन आया था। जाकर मम्मी को बताता हूँ, वे खुश हो जाएंगी। सीमा जानती थी कि बीना आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों मेरठ में एक ही स्कूल में वर्षों तक अध्यापिका रही हैं। निशा रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ लखनऊ में ही रहने लगी। राज के साथ साथ सीमा भी निशा के कमरे में आ गई। राज ने माँ को बताया, मम्मी, बीना आंटी किसी काम से लखनऊ आ रही हैं, हमारे यहाँ भी 2-3 दिन रहकर ही जाएंगी। निशा यह जानकर बहुत खुश हो गई। बोली, कई महीनों से मेरठ का चक्कर नहीं लगा, चलो अब बीना आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरठ तो समझो अब छूट ही गया। राज ने कहा, क्यों माँ, यहाँ खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? निशा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते करते थक जाती हूँ। सीमा तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। सीमा के बच्चे यश और समृद्धि भी स्कूल से आ जाते हैं। सीमा ने उन्हें बताया, दादी की बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं, वे बहुत खुश हैं। बीना आई, उनसे मिलकर सब बहुत खुश हुए। मेरठ में तो एक ही गली में बीना और निशा के घर थे। सगी बहनों की तरह प्यार था दोनों में। चाय और नाश्ते के दौरान बीना ही ज़्यादा बातें करती रही, अपने और अपने परिवार के बारे में बताती रही। मेरठ में वे अपने बहू बेटे के साथ रहती हैं। उनके पति रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखते हैं। निशा कम ही बोल रही थी। बीना ने उसे टोका, निशा, तुझे क्या हुआ है? एकदम मुरझा गई है। कहाँ गई वह चुस्ती फुर्ती, थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? निशा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे ऐसे ही लग रहा है। दोनों बातें करने लगी तो सीमा डिनर की तैयारियों में व्यस्त हो गई। वह भी सोचने लगी, मम्मी जब से लखनऊ से आई हैं, बहुत बुझी बुझी क्यों रहने लगी हैं? उनके आराम का इतना तो ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा माँ की तरह प्यार और सम्मान दिया है उन्हें, और वे भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। हमारा रिश्ता बहुत मधुर है। देखने वालों को तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं या सास बहू। फिर मम्मी इतनी बोझिल सी क्यों रहती हैं? यही सब सोचते सोचते वह डिनर की तैयारी करती रही। डिनर के बाद बीना ने निशा से कहा, चल थोड़ा टहल लेते हैं। निशा बोली, टहलने का मन नहीं, चल मेरे रूम में, वहीं बैठकर बातें करेंगे। निशा, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो आदत थी ना खाना खाकर इधर उधर टहलने की। आंटी, अब तो मम्मी ने घूमना टहलना सब छोड़ दिया है, बस डिनर के बाद टीवी देखती हैं। सीमा ने बीना को बताया तो बीना मुस्कुरा दी। मैं ये क्या क्या सुन रही हूँ निशा? बीना, मेरा मन नहीं करता भाई, मैं तो तुम्हारे साथ रूम में घुसकर बैठने नहीं आई हूँ। चुपचाप टहलने चल, और कल मुझे लखनऊ थोड़ा घुमा देना। थोड़ी शॉपिंग करनी है, बहू के चिकन के सूट मंगाए हैं। सीमा ने कहा, आप मेरे साथ चलना आंटी, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वे आराम कर लेंगी। अगले दिन बीना निशा को ज़बरदस्ती बाजार ले गई। दोनों लौटी तो खूब खुश थीं। निशा भी सीमा के लिए एक सूट लेकर आई थी। डिनर के बाद भी बीना निशा के घर के पास बने गार्डन में टहलने के लिए ले गई। निशा बहुत फ्रेश थी, सीमा को बहुत अच्छा लगा। निशा का बहुत अच्छा समय बीता था। निशा को लेकर बीना बहुत चिंतित थी। वे चाहती थी कि निशा पहले की तरह हो जाए, पर यह इतना आसान नहीं था। जिस दिन बीना को वापस जाना था, वे सीमा से बोली, बेटा, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं तुमसे। कहिए ना आंटी, मेरे साथ गार्डन में चलो, वहाँ अकेले बैठकर बातें करेंगे। दोनों घर के सामने बने गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गईं। सीमा, निशा बहुत बदल गई है, उसका यह बदलाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आंटी, मम्मी बहुत डल हो गई हैं यहाँ आकर, जबकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, उनसे कोई काम नहीं कराती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर, फिर भी पता नहीं क्यों वह दिन ब दिन शिथिल होती जा रही हैं। यही तो गलती कर दी तुमने बेटा, तुम अपने सारे काम से छुट्टी देकर उसके जीवन के उद्देश्य और उपयोगिता को खत्म कर दिया। अब वह अपने साथ
को अपनी अनुपयोगी मानकर अनमनी सी हो गई है। उसे लगता है कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मुझे पता है तुम तो उसके आराम के लिए ही सोचती हो, लेकिन हर इंसान की ज़रूरतें, इच्छाएं अलग होती हैं। किसी को जीवन की भागदौड़ के बाद आराम करना अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। निशा तो हमेशा से ही बहुत कर्मठ रही है। मेरठ में रिटायर होने के बाद भी वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। वह जिम्मेदारियां निभाना पसंद करती है। ज़्यादा टीवी देखते रहना तो उसे कभी पसंद नहीं था। कहती थी सारा दिन टीवी वही बड़े बुजुर्ग देख सकते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो बहुत काम है और मैं तो अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। जीवन से भरपूर अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने वाली अब अपने कमरे में चुपचाप टीवी देखती रहती है। राज जब 10 साल का था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। निशा ने हमेशा घर बाहर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह अभी तक स्वस्थ रही है। मुझे तो लगता है किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की आदत ने उसे हमेशा स्वस्थ रखा है। तुम धीरे धीरे उस पर थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें उसके साथ की उसकी मदद की ज़रूरत है। सीमा, इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। जब तक उसके मन में काम करने की उमंग है, उसे कुछ न कुछ करते रहने दो। तुमने आप आराम करो, मैं कर लूँगी, यह कहकर उसे कमरे में बिठा दिया है। जबकि निशा के अनुसार तो जीवन लगातार चलते रहने का नाम है। उसे अब अपना जीवन ठहरा हुआ गतिहीन लगता है। तुमने मेरठ में उसकी दिनचर्या देखी थी ना। हर समय कुछ ना कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी चुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपकी इस बात को समझ रही हूँ। अब आप देखना, अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितनी चुस्त दुरुस्त दिखेंगी। बीना मेरठ वापस चली गई। सीमा निशा के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। निशा टीवी देख रही थी। वे चौंक गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी, बहुत थक गई हूँ, कमर में भी दर्द हो रहा है। दवा दूँ बेटा? नहीं मम्मी, अभी तो बाजार से घर का कुछ ज़रूरी सामान लाना है। निशा ने पल भर सीमा की तरफ देखा और कुछ सोचा, फिर कहा, मैं ला दूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? सीमा ने धीरे से बोली। अरे नहीं, परेशानी किस बात की? तुम लिस्ट बना दो, मैं अभी कपड़े बदलकर बाजार से सारा सामान लेकर आती हूँ। कहकर निशा ने फटाफट टीवी बंद किया, अपने कपड़े बदले, सीमा से लिस्ट ली और पर्स संभालकर उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल गई। राज आया तो सीमा ने उसे बीना आंटी से हुई बातचीत में के बारे में बताया। उसे भी बीना आंटी की बात समझ में आ गई। उसने भी अपनी मम्मी को हमेशा चुस्त दुरुस्त देखा था। वह भी उनके जीवन में आई और नीरसता को लेकर चिंतित थी। 1 घंटे बाद निशा लौटी। उनके चेहरे पर ताजगी थी, थकान का कहीं नामो निशान नहीं था। मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों के बाद खरीदा है, देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। सीमा सामान संभालने लगी तो निशा ने पूछा, तुम्हारा दर्द कैसा है? थोड़ा ठीक है। इतने में राज ने कहा, सीमा आज खाने में क्या बनाओगी? अभी सोचा नहीं। राज ने कहा, मम्मी आज आप अपने हाथ की रसेदार आलू की सब्जी खिलाओ, बहुत दिन हो गए हैं। निशा चहक उठी, अरे अभी बनाती हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी आप अभी बाजार से आई हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बना दीजिएगा। सीमा ने कहा। नहीं, निशा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे आराम कैसा, मैंने किया ही क्या है? राज ने सीमा की तरफ देखा। निशा को पहले की तरह उत्साह से भरे देखकर दोनों का मन हल्का हो गया था। वे हैरान भी थे और खुश भी थे कि सुस्त रहने वाली माँ कितने उत्साह से किचन की तरफ जा रही थी। सीमा सोच रही थी कि आंटी ने ठीक कहा था, जब तक मम्मी स्वयं को थका हुआ महसूस ना करें, तब तक उन्हें बेकार ही इस बात का एहसास कराकर कुछ काम करने से नहीं रोकना चाहिए था। ज़बरदस्ती आराम नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा तो यही है कि मम्मी अपनी रुचि का काम करके अपने आप को व्यस्त और खुश रखें और जीवन को उत्साह से जिएं। उनका व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण व उपयोगी है। यह एहसास उन्हें करवाना ही है। सीमा ने अपने विचारों में खोए हुए किचन में जाकर देखा। पिछले 6 महीने में कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द बताने वाली माँ के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। वह चुपचाप किचन में मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।